नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार और भारत के गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के बारे में है। शरद पवार एक ऐसे शीर्षस्थ नेता हैं कि उनके बारे में कोई भी अग्रिम आकलन नहीं कर सकता। उनके बारे में कहा जाता था, पहले भी कहा जाता है, हम सब लोग साक्षी हैं, उनकी राजनीतिक कैरियर के साक्षी हैं। पत्रकारिता में 35 साल हो गए हैं, तो हम सब लोग देखा है शरद पवार के बारे में कोई भी राजनेता, कोई भी पत्रकार पहली अग्रिम सूचना नहीं दे सकता, ये पक्का है। अमित शाह से मिलने शरद पवार जी दिल्ली जा रहे हैं, निश्चित है अपॉइंटमेंट लिया गया होगा, मिले, संसद भवन मिले, लेकिन कोई भी मराठी अखबार में, इंग्लिश अखबार में, हिंदी अखबार में अथवा चैनलों पर कहीं एक लाइन की खबर नहीं है। कोई भी सूचना किसी तक नहीं पहुंची, ये दावे के साथ कहा जा सकता है। क्यों मिलने गए, ये शरद पवार जी हैं। शरद पवार जाएंगे तो कोई एक छोटी सी चर्चा करके नहीं लौटेंगे, जाएंगे तो हाल चाल पूछने नहीं जाएंगे। अगर वो मिलने गए हैं तो निश्चित है कोई बड़ा काम रहा होगा, बड़ा ऐसा कार्यक्रम रहा होगा, बड़ी ऐसी योजना पर चर्चा करनी रही होगी, इसे शरद पवार गए हैं। वैसे ऑन रिकॉर्ड तो कह दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो कोकण में आई बाढ़, तूफान, हुए नुकसान के संदर्भ में चर्चा करनी है, चर्चा किए हैं। और एनडीआरएफ की एक यूनिट कोकण में, एक यूनिट का सेंटर कोकण में खोला जाए, ऐसी मांग शरद पवार जी गृह मंत्री से किए हैं। एनडीआरएफ केंद्र के तहत आता है। वैसे कोकण में जिस तरह से नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में आई बाढ़ से जिस तरह से पूरे राज्य में तबाही मची है, उसको लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने कोकण दौरे में ही कहा था कि हर जिले में लगभग एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य सरकार अपनी फोर्स गठित करेगी। और गठित होने का काम शायद शुरू भी हो जाएगा या शुरू हो गया होगा, यह अलग बात है। लेकिन शरद पवार जी चाहते हैं कि कोकण में जहां बार बार तूफान आता है, बार बार भारी नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, वहां एनडीआरएफ एक टीम अस्थायी रूप से रहे, जिससे कि बाहर से लाने में जो समय बर्बाद होता है वह समय बचे और वो फोर्स सीधा जनता के हित में काम करती नजर आए और जनता का कल्याण हो सके। ठीक है, ये मांग उनकी जायज है और शायद मांग मंजूर भी हो गई होगी, क्योंकि वो टाइम पास करने वाले नेता अमित शाह नहीं है। और इनका तर्क था कि सहकार के बारे में जो नया कानून बना है, सहकारिता मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री के पास ही है। शरद पवार जी महाराष्ट्र में सहकारिता कानून को लेकर के, जो केंद्र ने नया कानून बनाया है, उसको लेकर के महाराष्ट्र में सहकारिता उद्योग डैमेज हो जाएगा, इस तरह की आशंका शरद पवार जता चुके हैं। पूरी राष्ट्रवादी जता चुकी है, लगभग कांग्रेस भी जता चुके हैं। केवल शिवसेना चुप है, महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी में शिवसेना केवल चुप है, बाकी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जम के विधवा विलाप किए हैं जैसे सहकारिता कानून बनाए। और गृह मंत्री अमित शाह के पास ये आते ही इनमें बौखलाहट और बच गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में सहकार स्वाहाकार है, यह सब मान रहे हैं। विपक्ष का भी आरोप है, अगर पत्रकारिता में कोई 10 साल भी काम महाराष्ट्र में किया होगा तो उसे पता चल गया होगा किस तरह से सहकार स्वाहाकार है। सब नकली, सब फेक, सब कुछ फेक होता रहा है, केवल कागज पत्र पर सच दिखता है, सच दिखाने की कोशिश की गई है, बाकी सहकार स्वाहाकार रहा है, यह कोई भी आंख बंद करके भी कह सकता है। तो जब गृह मंत्री अमित शाह के पास आ गया, गृह मंत्री अमित शाह के पास सीबीआई है, केंद्रीय गृह मंत्री के पास ईडी है, उनके पास और सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं। इससे सहकारिता से जुड़े सारे लोग बौखला गए हैं। सर्वाधिक बौखलाहट शरद पवार के घर में ही देखी जा रही है। उनके भतीजे पर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अनिल देशमुख एक अलग आरोप में जेल के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, अगर सहकारिता में ईमानदारी से जांच हो जाए तो इनका सुरक्षित बाहर रहना मुश्किल हो जाएगा, सब जेल के अंदर जा सकते हैं। बहुत सारे नेता ऐसे हैं। तो सहकार में मचे स्वाहाकार को छुपाने के लिए जरूर शरद पवार गए होंगे, इस पर कोई दो राय नहीं है। या वहां गए होंगे, जिस भी काम से गए होंगे, यह चर्चा जरूर निकला होगा। उनके साथ सुनील तटकरे जी और जयप्रकाश दांडेगावकर जो साखर महामंडल के अध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री दर्जा है, वो साथ गए थे और एनडीआरएफ की बात हुई। और इसके अलावा सहकार के मुद्दे पर चर्चा तो हुई। इथेनॉल बनाने पर नई नीति बने, चीनी बिक्री की पॉलिसी में कुछ सुधार लाएं जिससे महाराष्ट्र का कल्याण हो, महाराष्ट्र में चीनी
बहुत बड़ा उद्योग है, साखर कारखाने बड़े पैमाने पर हैं, चीनी उद्योग बड़े पैमाने पर है, ये सब ऑन रिकॉर्ड चर्चा हुई होगी। लेकिन जो चर्चा यह है कि किसी भी मीडिया को, बड़े बड़े दावे करने वाले मीडिया को कोई जानकारी नहीं थी, किसी को भनक नहीं लगी। मजाक में लोग कहते हैं शरद पवार जी अगर पश्चिम जाने वाले होंगे तो वो हमेशा ये कहते पूरब जा रहा हूँ। अगर शरद पवार जी कहें पूरब जा रहा हूं तो सब मान के चलो कि पश्चिम मिलेंगे, ऐसा राजनीतिक जानकार हमेशा कहते आए हैं। उनका जो इतिहास रहा है इस तरह का रहा है। वो वचन के पक्के हैं, लेकिन राजनीति में वचन वचन कोई चीज नहीं होता। राजनीति में केवल अवसर का लाभ उठाना होता है। चर्चा ये शुरू है, चर्चा राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में ये चालू है कि कहीं ये महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने अथवा नई सरकार बनाने के मुद्दे पर तो चर्चा करने नहीं गए थे। वैसे देख लीजिए, शरद पवार जी गजब के नेता हैं। इनके संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत बढ़िया हैं, अमित शाह से बढ़िया हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो अभी 1 महीने पहले ही मिल चुके हैं। अमित शाह से 2-2.5 महीने पहले अहमदाबाद में जाकर के यही प्रफुल्ल पटेल, जो राष्ट्रवादी के बड़े बड़े नेता हैं, शरद पवार के एकदम राइट हैंड हैं, प्रफुल्ल पटेल के साथ शरद पवार जी चार्टर प्लेन से जाकर के अहमदाबाद में रात में मुलाकात करते हैं। इसके बाद न प्रफुल्ल पटेल कुछ बोले, न शरद पवार उस पर कुछ भाष्य किए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहुत दिन बाद अगर मीडिया द्वारा छेड़े जाने पर बोले तो बस इतना ही बोले कि हर मुलाकात, हर चर्चा की जानकारी मीडिया को नहीं दी जाती। मतलब मुलाकात हुई ये पक्का है, उन्होंने स्पष्ट कहा, लेकिन क्या बात हुई उन्होंने बताने से मना कर दिया। ये हो गया शरद पवार जी की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इनके इतने करीबी संबंध हैं, दिन में चाहे संसद चल रहा है 4 बार मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके लिए सबके दरवाजे खुले हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार में, महाराष्ट्र में चल रही महाराष्ट्र बिगाड़ी सरकार, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में आपसी वैमनस्य है, आपसी तालमेल कमी है, उससे तो यही लग रहा है कि कुछ तो अनवेल है, सब सामान्य नहीं है। शरद पवार का मिलना जुलना केवल सामान्य बात के लिए नहीं है। इस बात को तो शरद पवार जी पत्र के माध्यम से भी कह सकते हैं, इस बात के लिए टेलीफोन पे चर्चा कर सकते हैं, मिलने जाना आवश्यक नहीं है। मिलना जुलना शुरू है तो ध्यान रखिए, एकदम क्या वही समय लेना था, सुबह राहुल गांधी के यहाँ नाश्ता का कार्यक्रम हो, बहुत सारे विपक्षी लोग वहाँ लगभग 14 दलों के लोग नाश्ता करने गए हों। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी के एकदम करीबी संजय राउत जाकर के नाश्ता कर रहे हो राहुल गांधी के बाजू में बैठ करके, और राहुल गांधी को शिवसेना भवन लाने की चर्चा या बाला साहब ठाकरे के निवास स्थान, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के निवास स्थान पर लाने की चर्चा कर रहे हो। बाद में उनका ही बयान आया। इस तरह से वो उनकी नज़दीकी काफ़ी बड़ी है। संजय राउत जी और राहुल गांधी एकदम करीब दिखे, अखबारों में, चैनलों में, हर जगह उनकी फोटो झलक रही है। तो ये एक तरफ वहाँ नाश्ता कार्यक्रम हो रहा है, दूसरी तरफ यही राष्ट्रवादी की सुप्रीमो और इस सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के सर्वे सर्वा चाणक्य जनक शरद पवार जाके दूसरे चाणक्य से, राष्ट्रीय स्तर के दूसरे चाणक्य अमित शाह से मिलते हैं। तो क्या ये सामान्य मुलाकात कही जाएगी? जानकार तो मान रहे हैं कुछ तो अलग हो रहा है। यहां तक कयास लगाया जा रहा है कि शरद पवार अपनी ही सरकार से खुश नहीं है। जिस तरह से उनके मंत्रियों को परेशान किया कर रही केंद्रीय एजेंसियां और उन्हें संभालने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। अनिल देशमुख का उदाहरण है, अनिल देशमुख अपने आप परेशान है, तो शरद पवार भी उनको लेकर परेशान है। 100 करोड़ का मामला है, ईडी जांच करेगी। आज दिल्ली से भी उनको राहत नहीं मिली, सर्वोच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। अब निश्चित है किसी भी क्षण ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि वो एब्सकॉन्डिंग दिखा रहे हैं खुद को। 4 नोटिस आई है ईडी के यहाँ, ईडी के कार्यालय में जाकर के अपना बयान नहीं दिए हैं। अब ईडी के लिए बहुत आसान है, गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार होने के बाद, कड़ाई बरती जाने के बाद का नाम अनिल देशमुख के मुंह से निकल न जाए, क्योंकि ये निश्चित है 100 करोड़ की वसूली का जो मामला है या जो पैसे मिल रहे हैं अकेले अनिल देशमुख के जेब में गए होंगे, ऐसा नहीं है। जो जिस तरह के प्रमाण ईडी के सामने मिल रहे हैं, 4 करोड़ की दिल्ली में जाकर के अनिल देशमुख के तत्कालीन पीए बैंकों में जमा कराते हैं, वो पैसा घूम फिर करके अनिल देशमुख परिवार में आ जाता है। वो सारे मामले ईडी के सामने रडार पर हैं और निश्चित है कि अनिल देशमुख अगर नाम खोलेंगे, मुंह खोलेंगे, कुछ नाम लेंगे तो उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संकट में आ सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस समय राष्ट्रवादी के सामने 2 ही विकल्प है। राष्ट्रवादी का भाजपा से कोई बहुत बड़ा बैर नहीं है। मोदी जी कह चुके हैं कि शरद पवार जी उन्हें बहुत कुछ ज्ञान देते रहे हैं, वो गुरु के समान है। ये पब्लिक डोमेन में है। शरद पवार जी गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब बहुत सारे उनकी परियोजनाओं मार्गदर्शक रह चुके हैं, उनके संबंध बहुत अच्छे हैं।
अगर मोदी जी ईमानदारी से चाह लें तो शरद पवार कल एनडीए के पार्ट बन सकते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा दावा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। शायद राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ शरद पवार उनकी अपनी मित्रता निभाएंगे। शरद पवार अच्छे मित्र हो सकते हैं भी। तो अभी इनका जो मिलना जुलना शुरू है, ये कांग्रेस की ये योजना, ममता बनर्जी की वह योजना जो सारे विपक्ष को इकट्ठा करके पीएम का उम्मीदवार बनना चाह रही हैं, उस योजना में खीला गाड़ने का भी काम कर सकता है। बहुत खुश शरद पवार जी हैं ममता बनर्जी से, ऐसा नहीं है। एक छोटे से राज्य की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने ख्वाब देख रही हैं, जिन पर नक्सल और आतंकवाद को अपने क्षेत्र में पनपाने का आरोप है। शरद पवार जैसा व्यक्ति वह स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये संभव है कि ये मिलना जुलना, जैसे मोदी जी से मिलना, अमित शाह से पहले मिलना, दोबारा मिल लेना, जेपी नड्डा से संबंध अच्छे होना शरद पवार जी का, और 2-3 दिन पहले मैंने पिछले सप्ताह नितिन गडकरी जी भी शरद पवार से मिल चुके हैं। इस तरह की सूचना थी, महत्वपूर्ण सूचना उस समय बताई जा रही थी कि जेपी नड्डा जी से इजाजत लेकर के ही जेपी नड्डा जी के कान में बात डाल करके शरद पवार से मिलने गडकरी जी गए थे। गडकरी जी और शरद पवार की मित्रता जग जाहिर है। गडकरी जी भी व्यापारियों को संभालने वाले व्यक्ति हैं, शरद पवार भी व्यापारियों को संभालने वाले व्यक्ति हैं। तो एक लेवल पर दोनों की मानसिकता लगभग समान है, भले पार्टी अलग है। यहाँ तक भी कहा गया था कि शरद पवार जी उस समय तैयार थे, अगर गडकरी मुख्यमंत्री बनते तो शरद पवार जी सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन गडकरी तैयार नहीं हुए क्योंकि वो लंगड़ी सरकार का मुख्यमंत्री बनना नहीं चाह रहे थे। खैर, किसके मन में क्या चल रहा है समय बताएगा, लेकिन निश्चित है कुछ लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि शरद पवार जी का मिलना गणपति के मौके पर, गणपति से लेकर दिवाली के बीच में, चाहे वर्षा पर गणपति स्थापना नए ढंग से हो, चाहे दिवाली का फटाका नए ढंग से फूटे, इस तरह की सोच जनता में फिर से पनपने शुरू हो गई है। लोग इस तरह सोचना शुरू कर दिए हैं। क्या सच्चाई है? शरद पवार जी कुछ बोलते नहीं, बोलेंगे नहीं। उनको जितना बोलना होगा, जो सूचना उन्हें मीडिया में देना होगा, जितनी सूचना देना होगा उतना ही बाहर आएगा। उनके पेट से बात निकालना असंभव है। सब जानते हैं शरद पवार जो चाहते हैं वही बाहर छपता है। देखिए, प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, मिलने के बाद मीडिया में खबर आती है। शुरू में तो अफवाह के रूप में खबर आई थी कि प्रधानमंत्री से मिले, मतलब तब तक मीडिया कोई खबर नहीं थी। मतलब काहे की मीडिया काहे का दावा करते हैं कि हमारी हर बात हर जानकारी हमारे पास होती है? कोई जानकारी नहीं होती है। जो जानकारी नेता लोग देते हैं, जो जानकारी नेता लोग चाहते हैं कि उसे लीक करना है या उसे सार्वजनिक करना है, वही जानकारी मीडिया के पास होती है। ब्रेकिंग न्यूज कर करके चिल्लाते हैं, कोई जानकारी नहीं होती। अब शरद पवार जी का उदाहरण देख लो। जो मुलाकात हुई है, अभी की मुलाकात, दोपहर की मुलाकात, पहले अग्रिम सूचना किसी भी अखबार में थी, किसी चैनल में नहीं थी, पीएम की सूचना नहीं थी, इवन अहमदाबाद की सूचना किसी के पास थी नहीं थी। 3 दिन बाद 4 दिन बाद सब छापना शुरू किए। पहले अनुमान कयास के रूप में छापे दिखाए, बाद में वो खबर भी अभी भी पुष्टि नहीं हुई है। कहने के लिए मीडिया वाले ही कहते हैं कि अहमदाबाद की मुलाकात 100% सही है कि नहीं है, कोई दावा नहीं कर रहा। खैर, शरद पवार जी एक मजे भजे नेता हैं, उन्हें उनका भविष्य मालूम है। ईडी सीबीआई का शिकंजा जिस तरह कस रहा है महाराष्ट्र के बहुत सारे राष्ट्रवादी वाले नेताओं पर, राष्ट्रवादी नेताओं के ऊपर जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, दबाव डाल रही हैं, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शरद पवार जी राष्ट्रवादी को पनपाने के लिए, राष्ट्रवादी को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, राज्य के विकास के लिए मुलाकात कर रहे होंगे। राज्य के विकास से तात्पर्य आप समझ सकते हैं, राष्ट्रवादी नाम है, राष्ट्र का विकास भी शरद पवार सोच सकते हैं। तो वो बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचे जाने वाले व्यक्ति हैं। आगे राष्ट्रपति का चुनाव भी होगा, भले लोकसभा चुनाव दूर है, तो राष्ट्र के हित में शरद पवार सोचते हैं, ऐसा कहना ही उचित है। वो गए होंगे तो जरूर कोई लंबी योजना है मिलने की। खैर, वो गए होंगे कहना ठीक नहीं है, मिले हैं ये स्पष्ट हो गया। फोटो भी वायरल है, फोटो भी आ चुका है, चैनलों में खबरें भी चल चुकी हैं कि मिल चुके हैं। लेकिन किस लिए मिले हैं? जो बता रहे हैं एनडीआरएफ या महाराष्ट्र की बाढ़ या इथेनॉल चीनी आदि के बारे में, चीनी मिल के बारे में, ये तो कहने वाला ऑन रिकॉर्ड बात है। ऑफ रिकॉर्ड क्या बात हुई है वो तो समय बताएगा। फिलहाल ये मान के चला जाए कि गणपति तक कोई महाराष्ट्र में क्या कुछ नई खबर सुनाई पड़ती है, अथवा जिस तरह की खबर है, जो चल रहा है यही चलेगा, समय बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही है, और जो जानकारी होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ को सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।